तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहली चीज करंट कैरियर। ठीक है, तो करंट कैरियर क्या होते हैं? करंट कैरियर वो होते हैं जो करंट को कैरी करते हैं। करंट सॉल्यूशन में भी हो सकता है आपके, लेट इट बी कि ये वाटर है, ठीक है जी, इसके अंदर कोई आयन है, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोड अलग अलग टर्मिनल का लगाया तो मोशन में आ जाएंगे, डिपेंडेंट अपॉन दैट। इधर वायर है, उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है, अगर आपने उसको विद द बैटरी कनेक्ट आउट कर रखा है, करेक्ट। तो ये पोटेंशियल के अंदर जो चीज है, बैटरी के अंदर बेसिकली जो चीज है वो लेके कौन जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे आयंस लेके जा रहे हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर द करंट कैरियर, ठीक है जी। यही करंट कैरियर होता है। करंट कैरियर की खास बात ये होती है कि उनके ऊपर चार्ज होता है, क्लियर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट कैरियर, वन इज आयन, अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में होता है करंट कैरियर? तो ये सॉलिड्स में होता है, ठीक है जी। बाकी लिक्विड में और गैस में आयंस होते हैं करंट कैरियर। गैसेस जनरली कंडक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस में भी आयंस की प्रेजेंस तो होती ही है, करेक्ट है, समझ में? तो करंट कैरियर हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत जी यहां तक? ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखते हैं क्या होता है ईएमएफ। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बताऊं, let us say I have this kind of instrument, ठीक है जी, और इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैंने एक बॉल रखी यहाँ पे, राइट। ये बॉल यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये बॉल आगे चलेगी, यहाँ से गिर जाएगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी, करेक्ट है, आ जाएगी ना। अगेन इस बॉल को उठा के यहाँ पे रखने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज करेक्ट है। जैसे ही मैं इस बॉल को उठा के यहाँ रखूंगा, ये फिर अपने आप से ये रिट्रेस कर लेगा। तो इसी तरीके से कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता रहे, ठीक है जी। राउंड सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सर्कल को कंप्लीट कर ले, अपने सर्किट को कंप्लीट कर ले। इसके लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? दैट पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ, ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर? ईएमएफ क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फोर्स यहां से उस इलेक्ट्रॉन को कितने तेज धक्के से भेजना है कि वो यहां से घूम के वो इधर आ जाए, दैट इज ईएमएफ, करेक्ट है, समझ में आया? ठीक है। बात ऐसी है कि लेट इट बी कि तुम घर से कहीं जा रहे हो, आपने बोला कि मम्मी मेरा पेपर है, एग्जाम है, मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो मैंने आपको 500 रुपये दिए। वो 500 रुपये ईएमएफ था, वो फोर्स थी जो आपको वहां तक लेके जाएगी, करेक्ट है। अब रास्ते में 510 रुपये का खर्चा हो गया, तब तो बच्चा बीच में ही रह जाएगा, फिर तो घर नहीं पहुंच रहा है। तो जो खर्चा होगा वो 480 तक, 490 तक ही होना चाहिए, 10 रुपये बच जाना चाहिए, करेक्ट है। तो वो जो हम वैल्यू घर से लेके चलेंगे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द जर्नी, करेक्ट है ना? ऐसा ही होता है। तो वो जो हमने यहां से इसको दिया, लेट इट बी कि वो 10 वोल्ट था, और जो इस सर्किट में घूमने के लिए चाहिए था वो 8 वोल्ट ही था, करेक्ट है। तो ये जो 10 वोल्ट हम लेके चले, ओरिजिनल जो वैल्यू थी हमारी, जो 10 वोल्ट था, दैट इज ईएमएफ, और ये जो 8 वोल्ट है दैट इज पोटेंशियल, ठीक है जी। So this is the difference between EMF and the potential. Potential is always low in comparison to EMF. Correct है? समझ में आया?
मम्मी से अगर हमने 500 रुपए लिए हैं तो रास्ते का खर्च 480 रुपए होगा, करेक्ट है। लेकिन जब मम्मी से पैसा लेना है तो खर्चा 600 का बताना है, तब 500 रुपए मिलते हैं, करेक्ट है। तो वाइल चार्जिंग पोटेंशियल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है इन कंपैरिजन टू, करेक्ट है। कितना आसान, मुश्किल, ठीक है जी, समझ में आया। तो ईएमएफ पोटेंशियल जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को तो उस टाइम पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, ईएमएफ कम होती है, और जब डिस्चार्ज हो रहा होता है उस टाइम पे ईएमएफ ज्यादा होता है, पोटेंशियल कम होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद करंट क्या है, व्हाट इज करंट। करंट बेसिकली क्या है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, dq बाय dt ऐसे करके टीचर लिख देते हैं, है ना। मैं भी लिख देता हूं, मैं इसको दूसरे फॉर्म में बताता हूं। लेट्स से कि ये एक वायर है, ठीक है, और तुम इस जगह पे अपनी आंखें गड़ाए बैठे हो कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। लेट इट बी कि यू हैव दैट टाइप ऑफ आई, तुम संजय हो महाभारत ठीक है, तुम काउंट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं, आपकी आंखें इतनी काबिल हैं कि वो मेजर कर सकती है। तो लेट्स से आप मेजर कर पा रहे हो कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पर सेकंड, दैट वैल्यू इज नोन एज करंट। क्लियर, ठीक है। एक सेक्शन से, अब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में, अब तुमने ये सीख लिया, ठीक है, अब तुमको ये आ गया, अब ये आ गया तो इसको डिफाइन करना है। तो थोड़ी सी इंग्लिश ठीक है अपनी, तो जो है वैसे पढ़ाई अपनी भाषा में ही हो तो ठीक है। कितने अच्छे से लिख सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इस रीजन से पास करेंगे वही करंट होगा पर सेकंड, करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करना पड़ता है, तो डिफाइन कैसे, द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज पासिंग अक्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट सेकंड, दैट इज करेक्ट। तो dq by dt, ये dq by dt क्या दे रहा है, dq by dt इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस dt टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जनरली करंट क्या इक्वली फ्लो होता रहता है, नहीं, डीसी के केस में इक्वल होगा, एसी के केस में तो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो dq by dt क्या वहां पे एप्लीकेबल है, नहीं, तो इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू या डिफरेंशियल वैल्यू है, इसीलिए वहां पे हम आरएमएस और ये सब जब करके निकालते हैं उस वैल्यू को लेते हैं, करेक्ट होगी बात, कोई दिक्कत, ठीक है जी, चल रहा है ना, बढ़िया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इज द वायर इज चार्ज्ड, एक वायर से करंट जा रहा है तो क्या वो वायर चार्ज्ड है, अदरी, क्यों नहीं है चार्ज, करंट कैसे जा रहा है फिर, हाँ, करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, इज द वायर इज चार्ज्ड, क्यों, चार्ज स्टैटिक नहीं है, मूविंग चार्ज को चार्ज नहीं काउंट करते, बहुत दूर, बहुत लंबी तार है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 15 सेकंड के लिए तो ये चार्ज ही है ना, नहीं है सर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं उसमें, हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन होते हो तो आगे कुछ होते रहते हैं और उतना अमाउंट से, हाँ, कभी भी करंट कैरिंग वायर में अगर मान लो वायर पे चार्ज होता तो कौन सा चार्ज हो सकता था, इधर प्लस का चार्ज होता या फिर माइनस का चार्ज होता, ऐसे ही होता है ना। अगर प्लस का चार्ज होता तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता तो वो फ्लो ही नहीं कर पाता, ये इसको लेके न्यूट्रल हो जाता, है ना, क्लियर है। और अगर नेगेटिव होता तो आने से पहले ही मोशन में हो चुका होता, करेक्ट है, समझ में आया। तो बेसिकली हमारे पास करंट फ्लो कैसे करता है, तो हमारे पास करंट का फ्लो जो है उसको इस फॉर्म से समझा जा सकता है कि लेट्स से दिस इज द वायर, और उस वायर के अंदर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत। अब जब आपने बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेनिट्रेट आउट करवाया, दिस, ये आप इसके अंदर डाल, जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो क्या इसके अंदर कभी भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट वो कभी डिसबैलेंस होगा, नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, और क्योंकि वो सेम है इसीलिए करंट फ्लो हो पा रहा है, अदरवाइज करंट फ्लो ही नहीं होता, ठीक है जी। अगर वायर चार्ज्ड हो तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तब तक जब तक वो न्यूट्रल नहीं होता, करेक्ट है,
समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है जी। इसके बाद बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप सबने टर्म सुना होगा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई? तो वो एक कंटेनर लेता है, कहता है कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये एक आप ये मान सकते हैं सिलेंडर है या कोई कंडक्टिंग पीस है, कुछ भी है, ठीक है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक इन नेचर है ये, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है, बहुत सारे। जब आप इसको पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल मतलब व्हेन यू आर अप्लाइंग बैटरी टू इट, आपने बैटरी अप्लाई की, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, करेक्ट है ना? इधर से जाएगा उधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन उधर से, यहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन उधर से, करंट इधर से। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इधर से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड। राइट। इस तरफ से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, करेक्ट है, समझ में आया? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसके रीजन में, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दिस इज द नोबल इलेक्ट्रॉन व्हिच वी आर वेटिंग फॉर, ठीक है, ये आया और जैसे ही ये आएगा तो क्या ये स्मूथ ऐसे पास ऑन कर जाएगा? नहीं, ये कोलिजन्स करेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कुछ ऐसा होके वो बाहर निकलेगा। तो ये जो घिसड़ पिसड़ रहा है इसी को इंग्लिश में ड्रिफ्टिंग, ठीक है जी, ठीक है जी, करेक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करता हुआ जो इस कंटेनर से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, दैट इज व्हाई द टर्म यूज्ड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेक्ट है। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, ये इस कंटेनर की अपनी कोई लेंथ होगी, ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इसने कुछ टाइम भी कंज्यूम किया होगा यहां से मूव करते, ठीक है जी। दिस लेंथ अपॉन टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर, ठीक है जी। अब इस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो दो तीन टर्म्स हैं। आपने यहां से बैटरी अप्लाई की एंड बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की होगी, करेक्ट है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू V by L, पता है ना, E is equal to V by L, ये होता है, डन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक बैठे हुए कंटेनर में? नहीं, दे आर इन रैंडम मोशन, बस दे आर इन रैंडम मोशन, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, कोई इधर घूम रहा है कोई इधर घूम रहा है। तो नेट वैल्यू ऑफ दैट, सारे इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन को अगर ऐड कर दिया जाए, वेक्टर सम दिया जाए, तो दैट वेक्टर सम टेंड्स टू बी 0, ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मोशंस में हैं, उन सारी वेलोसिटी का अगर मैं सम निकालूंगा दैट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, करेक्ट है ना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द कंटेनर इज 0, u की वैल्यू 0 आ जाएगी, करेक्ट है। लेकिन क्या u की वैल्यू 0 आने से v फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी? नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस at, v u प्लस at के बराबर है। a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। तो टाइम और जो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे दो टर्म थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाती है, एक फ्री मीन पाथ करके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन between two successive collisions is called free mean path या mean free path, कुछ भी,
ठीक है जी। एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। अब सारे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे करके निकलेगा, उन सब का मीन निकालेंगे एंड दैट मीन टाइम इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ टाउ। करेक्ट है, समझ में आया जी? उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई, क्यों ई होता है ना फोर्स, करेक्ट है, एंड दिस इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम, डन। तो इस ए की जगह पे शैल आई पुट दैट वैल्यू ई अपॉन एम, और ये हो गया टाउ, ये वैल्यू है 0 और दिस इज इक्वल टू बी, करेक्ट? समझ आया? ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। एनी इशू? ठीक है, अब दो प्रकार की चीजें होती हैं जो मोशन कॉज करती है, क्योंकि आपने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम कहते हैं होल्स, एक होता है नेगेटिवली चार्ज जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है? होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, दे आर द एम्प्टी स्पेसेस, करेक्ट है? ठीक है, तो मोबिलिटी होल्स की भी होती है ना, तो होल्स की मोबिलिटी निकाल लिया। अभी आपको पता चला Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो आई शुड राइट E. If it is for holes, then we will write the value. करेक्ट है, तो ये होल्स के लिए हो जाएगा, am I right? ये होल्स के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट है? ठीक है जी। उसके बाद एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे टर्म को पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर दिया जाए, नाउ दिस वैल्यू बिकम मोबिलिटी। इससे ये कट जाएगा, तो मोबिलिटी किसके बराबर है? मोबिलिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है जी। और वो किसके बराबर है? दैट इज ई टाउ बाय एम, करेक्ट है? एनी दिक्कत? समझ में आया जी? मोबिलिटी कोई दिक्कत? ठीक है जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, करेक्ट है? ठीक है जी। मोबिलिटी का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप लेते थे, ठीक है, सॉरी जो भी आप क्यों लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ कह रहा हूं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट है? ठीक है, तो Vd की वैल्यू पुट करो। Vd की वैल्यू क्या है? ई टाउ बाय एम, ठीक है जी, इनटू 1 बाय ई। इस ई से ये ई कैंसिल हो गया, क्या बची वैल्यू? इट इज ई टाउ एम, ठीक है जी। दैट इज मोबिलिटी। कोई दिक्कत? यहां तक मामला ओके है? किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आया हो? ठीक। इसके आगे टर्म आती है क्या? कहीं भी अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं जल्दी करा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। क्लॉकवाइज होता है तो शायद सर एक ही बोला मालूम है क्यों है? ठीक है, ये भी बात नहीं मान रहे तुम लोगों से। चलिए, अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? बहुत ही अच्छा रिलेशन है जी, ठीक है। क्या रिलेशन है देख लेते हैं। तो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है जी, ऐसे था, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी लेंथ L थी जिसको वो T टाइम में कवर कर रहा था, ऐसे ही था ना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन में इस कंटेनर में टोटल नेट चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज कि
जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है E, ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो इस पूरे कंटेनर में चार्ज कितना होगा, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लेट Ne इज द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? एक यूनिट वॉल्यूम में Ne चार्ज रहता है, करेक्ट है? ठीक है। इफ आई सपोज that A is the area of cross section, then area into length is the total volume। ये एक यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है, तो टोटल Q, टोटल चार्ज कंटेन बाय इट इज इक्वल टू A into N, that is total volume, N into E, करेक्ट है? This is the total charge contained in that container, हाँ या ना? कोई दिक्कत? यहां तक हो गया भाई? ठीक है, ठीक है जी। अब इस पूरे चार्ज को हम क्या कह रहे थे? ठीक है, इस पूरे चार्ज को अगर मैं इससे करंट निकालना चाहता हूं तो व्हाट शुड आई हैव टू डू? आई विल गेट द करंट, कोई दिक्कत? ठीक है जी। L by V क्या होता है? So that become NEVDA, नेवा, ठीक है, करेक्ट है? आ गया। अब VD की वैल्यू क्या होती है वो हमें पुट कर देना है, तो हमें VD पता ही है क्या होता है, E टाउ बाय M इनटू A, करेक्ट है? दिक्कत में कोई कमी? ठीक है जी। E किसके बराबर था? तो E था V बाय L के बराबर था ना? That similar value we have to put over here, N E square tau A upon M L V, that is equal to I। कोई दिक्कत? अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखो I, तो कोई दिक्कत जी? तो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू हमारे पास क्या टर्म आ गई? I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ A अपॉन ML इनटू V, करेक्ट है? हमें पता है V इज इक्वल टू IR, साहब बता के गए थे, कौन से साहब? ओम्स साहब, ठीक है जी। तो हम V इज इक्वल टू I और R के लिए क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं? दैट इज ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, है ना? करेक्ट है? डन हो गया। दिस इज द डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ आपका डिराइव हो गया, करेक्ट है? कोई दिक्कत? किसी को ऐसा लग रहा हो कुछ समझ में ना आया हो? डन है? चले, V इज इक्वल टू, हाँ तो एक्सप्रेशन हो गया V इज इक्वल टू I, बताओ, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, करेक्ट है? अब वायर में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, थोड़ा ध्यान से देखो। कॉपर का वायर है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर दोगे? नहीं, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज कर दोगे? नहीं। अगर टेम्परेचर सेम रखा तो टाइम भी सेम रहेगा। और रिलैक्सेशन टाइम, ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मोशन में रहते हैं, ऐसे 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 मोशन कर रहे हैं, करेक्ट है? अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इनका मोशन भी सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आ जाएगा, है ना? अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो करंट को कम होना पड़ेगा, करेक्ट है ना भाई? ये वाली वैल्यू अगर 50 है, ये है 10, ठीक है, तो ये 5 है, ठीक है? तो ये 5 वैल्यू को पहले किसी से नहीं डिवाइड कर रहे थे, अब टाइम बढ़ गया, 2 से डिवाइड होगा, तो इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा, करेक्ट है? क्योंकि ये वैल्यू पहले 2 से डिवाइड हो रही थी, अब ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, कम हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 10। समझ आ रहा है भाई? डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी और ये वैल्यू फिक्स्ड है तो इस वैल्यू को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, करेक्ट है? क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये टर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा, करेक्ट है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
क्लियर है? तो यहां से हमें r के लिए एक एक्सप्रेशन मिला, r किसके बराबर है, m(l(n)e स्क्वायर टाउ a, करेक्ट है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, ठीक है? ये कब एक्सप्रेशन लागू होता है? जब टेम्परेचर, कांस्टेंट अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो ये लागू होगा, नहीं होगा बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर मटेरियल लेंथ एरिया सब सेम है तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, बट रिलैक्सेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हेंस वी कैन से दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्लियर हो गया? तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, करेक्ट है? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? वो गलत लगा। हाँ तो भाई तो पूछ रहा हूं मैं, नहीं रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लगा से देखिए ज्यादा फ्लो हो गया है ना, बस यहां तक तो ठीक है, करेक्ट है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, करेक्ट है? रिलैक्सेशन टाइम जो होता है हमारा, थोड़ा ध्यान रखो, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज टाउ, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम जल्दी जल्दी टक्कर होगा, कम टाइम मिलेगा, है ना? तो इट इज, ठीक है जी? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोई दिक्कत? समझ में आया? है ना? डन हो गया जी, ठीक है, ओके जी। तो ये जो टर्म बचा R इज इक्वल टू रो L बाय A एंड रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, तो क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? हाँ। रेजिस्टेंस करता है? हाँ करता तो वो भी है, किस फॉर्म में करता है? रेजिस्टिविटी के फॉर्म में करता है, क्लियर हो गया? रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m(n)e स्क्वायर टाउ, ठीक है जी? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक इतना क्वेश्चन ओके था, करेक्ट है? अरे भाई ना तो बोलते रहो यार, ठीक है जी, आगे चले, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दूसरा देखो, एक टर्म होती है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और J I बाय A के बराबर होता है। I बाय A बोले तो करंट पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है जी? करंट पर यूनिट एरिया को आप करंट डेंसिटी से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू NEVD, A से डिनोट करते हैं, A से A कट जाएगा तो दिस इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है? कोई दिक्कत? ठीक है जी। दूसरा एक रिलेशन है, रिलेशन में द रिलेशन, एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देख लो भाई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करेक्ट है ना? अब दो फॉर्म्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहला, कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट है? यहां पे कोई दिक्कत? एंड कंडक्टिविटी क्या होती है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, करेक्ट है? ठीक है जी? ये टर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको यूटिलाइज करके जो एक्सप्रेशन बनता है, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक बार इसको पढ़िएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? तीनों टर्म्स मैंने बता दी, दो लाइन का एक्सप्रेशन, दो लाइन, एक लाइन और दूसरी लाइन, मैं लिखूंगा तो दो लाइन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहरहाल एक बार आप इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, पक्का पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, करेक्ट है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के फॉर्म से क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो हमारे को पता है इंसुलेटर वो होते हैं जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते हैं,
कंडक्टर्स वो होते हैं जो 100% कंडक्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडक्टिविटी अपने देते हैं। क्या रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, समझ में आया? उसके बाद दो टाइप के डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जाता है, ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस क्या होते हैं? तो देखो V IR, अगर मैं इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ऐसा ग्राफ आएगा, तो ये हो गया ओमिक डिवाइस। वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करता हो, ग्राफ ऐसा दे दे, ठीक है, या ग्राफ ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, तो ये जो ग्राफ बने हैं दिस आर द नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्या जीना डायोड ओम्स लॉ को ओबे करता है? नहीं करता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर है? एक टर्म और आती है दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, व्हाट इज थर्मिस्टर? तो दैट इज थर्मल रेजिस्टर। क्लियर हो गया? वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, रेजिस्टेंस में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, उस सब्सटेंस को थर्मिस्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? कहां यूज किया जाता है? फायर अलार्म में यूज किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, हल्का सा आग लगी, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज सुपर कंडक्टिविटी। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? ध्यान से देखिए, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी बहुत ही आसान चीज है। V IR, करंट का बड़ा होना कंडक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि करंट इज रिलेटेड टू J। करेक्ट है ना? अरे आया ना? ठीक है, तो करंट ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं कोई डिवाइस बनाऊं जिस डिवाइस में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.000003 कर दूं, ठीक है, 0.0003 कर दूं, और जो मेरा सेल है, जो हम पेंसिल सेल यूज करते हैं, वो 1.5 वोल्ट का होता है, उसको कनेक्ट करूं, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 3। करेक्ट है? कोई दिक्कत? तो बताओ जरा, इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, आई की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, आई की वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते हो। करेक्ट है? आई आई होती है भाई, ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट क्या श्रेया तेरे से होगी? आई की वैल्यू कैलकुलेट करेगी, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो निकालो, आगे क्या? रोल करिए। 5000, 50,000, ठीक है जी। तो सोच के देखो, 50,000 एम्पियर ये जो ट्रांसफार्मर लगा है ना, ये भी नहीं जनरेट कर सकता। तो फिनोमिना, ध्यान से देखो, फिनोमिना जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी बहुत टॉप लेवल पे चलती है। ठीक है, लोगों ने दिमाग लगाया, कह रहा यार ये कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो जो ओम्स लॉ था ना, लोगों ने इसी को पकड़ लिया, अरे यार ओम्स भाई समझा के गए कैसे होता है ये, कह रहा कैसे होता है बताओ। उनका देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। और वहां गया, हमारा एक दोस्त था परीक्षित, कह रहा मैं सीख क्या होगा सर, मैं बताऊंगा दुनिया को कि क्या होता है। तो कह रहा देखो क्या है, कह रहा अभी आपने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कह रहा हाँ, तो कह रहा आप सोच के तो देखो कि रेजिस्टेंस डिक्रीज भी तो करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो क्यों ना एक वायर को ठंडा किया जाए। ठंडा करते जाइए, कंडक्टिविटी चेक कीजिए, ठंडा करते जाइए, कंडक्टिविटी चेक कीजिए। एक टाइम आएगा, डेफिनेटली टाइम विल रीच, जिसपे उसका रेजिस्टेंस लगभग अप्रोचेस टू जीरो। हर मेटल के लिए नहीं हो सकता, लेकिन किसी के लिए तो होगा ना। करेक्ट है ना? ठीक है, तो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट या वो मेटल जो है दैट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर है बात? कितना आसान था। तुम अपने घर में कर सकते हो, बर्फ रगड़ते रहो, करते रहो, रगड़ते रहो, करते रहो। ठीक है, तुम भी साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, लेकिन वो 15 बजे तक सोओगे तो फिर तो साइंटिस्ट तो बन ही गए तुम लोग।
ठीक है जी, समझ आ गया। रात भर तुम लोग भी साइंटिस्ट हो, तुम लोगों ने भी एक नया आविष्कार किया है। इंसान जीवन में कितना कम से कम सो के मोबाइल का सदुपयोग कर सकता है। तो पता है कि ये जो चार्जर बना जो 15 मिनट में मोबाइल को फुली चार्ज कर देता है, वो क्यों बना होगा? क्या यूज रहा होगा कि ऐसा चार्जर बनाना है जो 5 मिनट के अंदर मोबाइल में टच हो। एक तो ऐसा आएगा, एक बैटरा आया करेगा अभी थोड़े दिनों के बाद, कि आप सिर्फ ऐसे टच कीजिए फुली चार्ज, चलिए जी, ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना हो। चार्जिंग में जब फोन लगा होता है वो टाइम इंतजार का बहुत ही मतलब, जीवन के संकट के बारे में सोचते ठीक है, उस टाइम पे आप अपने लिए सोचने लग जाते हैं ना कि यार घर वाले इतने भी अच्छे आदमी नहीं है। ठीक है, ऐसा रवि गुप्ता जी कहते हैं हमारे। चलिए, तो डन हो गया, क्लियर है, समझ में आ, चलो ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा जी, उसके बाद हमको पढ़ना होता है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान 2 टके की चीज। क्या है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस? तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस 2 तरीके से ग्रुप किया जाता है। कैसे? इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल, है ना खुशबू? क्या बोलते हैं इसको? क्या बात है। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत? और अगर यहाँ पे मैं ये 2 लगा दूं तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब इसी में मैं सारी चीजें समझा दिया हूं, अगर आपको समझ में आ गई। ये नोटेशन बताता है कि these two are in parallel, करेक्ट है? समझ में आ गया जी? तो एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है जी, इस टाइप की। एक आती है मिक्स ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसा करेक्ट है? तो सीरीज पैरेलल दोनों में ये इस टाइप के सर्किट जो लड़ियां लगती हैं आपकी, वो मिक्स ग्रुपिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल पूछे तो लड़ियां लिख के आ जाना। क्या लिखोगे? लड़ियां। स्पेलिंग ही नहीं आती होगी तेरे को, ठीक है? क्या क्या लिखेगा? और मलयालम में कैसे लिखेंगे उसको? मलयालम में कैसे लिखेंगे? और इसको लिखना ही नहीं आता। मलयालम में क्या बोलेंगे उसको? ना देखो, भोजपुरी में तो मुझे पता है उसको क्या बोलेंगे, भुकवा। ठीक है, उसको बोलेंगे भुकवा। देखा, तुम्हारे लिए देखो, हमारे यहाँ पे हर चीज के लिए देयर इज अ वर्ड। ठीक है, गर्दन है, गर्दन सबके लिए है। हमारे पास नरेटी, घेटाइठा, ठीक है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। ठीक है, चलिए डन हो गया। ठीक है जी, तो सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग यहां तक बर्दाश्त कर लोगे, आगे भी चलो? बस सर, मेरी वीडियो कभी नहीं बनने देंगे ये लोग।